अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि हम आपके लिए कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसमें आज आप पहली क्लास अटेंड करेंगे और इसमें हम ओवरऑल कवर कर रहे होंगे कि आपने मार्केट में किस तरह से ऑपरेट करना है, कैसे एंट्री लेनी है, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट एंड ट्रेडर साइकोलॉजी। इस कोर्स में ये सारा कुछ कवर होगा। फ्री कोर्स के बारे में ये समझा जाता है कि मे बी इसमें ये वैल्यू ना हो, तो आपने इसकी वैल्यू समझनी है और ए टू जी ये प्रोग्राम देखना है, समझना है और हमारे साथ बने रहना है अगर आप इस मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो आज इसकी पहली क्लास है, समझिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहबाज मंजर और मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स करवाने जा रहा हूँ। इस कोर्स को मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या थ्योरेटिकल। इस कोर्स में आपको सब कुछ कराया जाएगा, जिसके लिए किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस आपको मोबाइल यूज़ करना आता हो, कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करने का बेसिक नॉलेज आता हो और इंग्लिश को थोड़ा बहुत आप अगर समझते हो तो यही काफ़ी है। बाकी आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का सही और आसान ज़बान में नॉलेज डिलीवर किया जाएगा। खैर, आज की क्लास को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में जनरल गाइडलाइंस हैं और पार्ट 2 में स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं और आपके लिए दोनों को समझना निहायत जरूरी है, सो कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना, ठीक है। खैर, अगर जनरल गाइडलाइंस को डिस्कस करें तो पहला पॉइंट बनता है अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग। मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है और इसमें आप क्या करने वाले हैं। तो जनाब, ऑनलाइन ट्रेडिंग में आप इंटरनेट के जरिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसा कि करेंसीज, स्टॉक्स, कमोडिटीज और क्रिप्टो करेंसीज वगैरह को ऑनलाइन घर बैठे बाय करते हैं यानी खरीदते हैं और फिर सेल करते हैं यानी बेचते हैं। ये है ऑनलाइन ट्रेडिंग। यहाँ पर मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की चंद मिसालें देता जाऊं तो करेंसीज में यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, कनेडियन डॉलर हो गया, पाउंड हो गया और भी बहुत सी करेंसीज आती हैं जिनको हम इसी क्लास में, इसी लेक्चर में समझेंगे। स्टॉक में अगर इंटरनेशनल स्टॉक की बात करें तो टेस्ला हो गया, एप्पल का स्टॉक हो गया और एयरबस वगैरह हैं। और इसी तरह कमोडिटीज में गोल्ड, ऑयल, मेटल्स जैसा कि सिल्वर और एल्यूमिनियम वगैरह। और इसके बाद अगर क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस कॉइन और रिपल वगैरह हैं। इन सब की ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए खरीदो फरोख्त होती है। खैर, दूसरा पॉइंट है एजुकेट योरसेल्फ, यानी खुद को इस काबिल करना कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग की बेसिक्स को समझ सके, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को समझ सके और मार्केट एनालिसिस को समझकर ट्रेड कर सकें। इसके लिए बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं और ट्यूटोरियल्स वगैरह भी मार्केट में मौजूद हैं। और हमारी भी यही कोशिश है कि हम आपको ये सब सिखा सकें ताकि आपको कहीं घूमना ना पड़े, बल्कि सारे का सारा मटेरियल आपको यहीं एक जगह पर ही मिल जाए। खैर, थर्ड पॉइंट में रिलायबल ब्रोकर को सिलेक्ट किया जाता है। अब ये ब्रोकर क्या होता है और इसको कैसे सिलेक्ट करना है, इसको हम मार्केट स्ट्रक्चर में समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। खैर, फोर्थ पॉइंट है ट्रेडिंग प्लान तैयार करना, क्योंकि अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो आप इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, रिस्क कितना लेना है और इसको मैनेज कैसे करना है, एंट्री कहां करनी है, एग्जिट कहां करना है, प्रॉफिट प्लान क्या रखना है, लॉसेस से बचने के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी है। सो ये सब स्टार्ट में ही प्लान करना पड़ता है। खैर, फिफ्थ पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल एंड मैनेज रिस्क। हमेशा आपने याद रखना है कि आपने छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पर रियल मनी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमेशा इतना इन्वेस्ट करें जितनी अमाउंट आप रिस्क पर लगा सकते हैं। रिस्क हर चीज में होता है, लेकिन इसको वाइजली मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पर प्रॉफिट टेक करना है, हेज कहां यूज करना है, इस तरह की और भी बहुत सी टेक्निक से रिस्क मैनेज करना हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। खैर, सिक्स्थ पॉइंट में प्रैक्टिस, पेशेंस और डिसिप्लिन को फॉलो करना आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ट्रेडिंग हमेशा आपका सब्र और डिसिप्लिन को टेस्ट करती है। बाकी फील्ड्स की तरह यहाँ भी ऐसा नहीं होता कि आप रात को स्टार्ट करेंगे और सुबह आप कामयाब हो जाओगे। कामयाबी को आने में टाइम लगता है, सो आपको सब्र और डिसिप्लिन का मुजाहिरा करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके लिए कामयाबी आसान होती जाएगी। चाहे जो भी हो जाए, हमेशा ट्रेडिंग प्लान के साथ जुड़े रहना है। लालचपन और डर की वजह से इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी, जो कि आपको एक्सट्रीम लॉस में ले जाएगी, जो बाद में आपसे मैनेज नहीं होगा। सो जल्दी नहीं करनी। ये हैं वो जनरल पॉइंट्स जो कि आपको मालूम होने चाहिए। इसके बाद अब बात करते
करते हैं स्पेसिफिक अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स को लेकर। इस कोर्स के करने के बाद आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट्स को रीड कर पाएंगे, स्पोर्ट्स लाइंस को ड्रा करना, रेजिस्टेंस लाइन को ड्रा करना, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स को समझ पाएंगे, टेक्निकल इंडिकेटर्स को ड्रा कर पाएंगे, कब आपको बाय करना है, कब शॉर्ट करना है, चाहे कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, प्रॉफिट कितना टेक करना है, रिस्क कितना लेना है, फॉरेक्स कैलेंडर को कैसे यूज करना है, जैसा कि अगर फॉरेक्स मार्केट में कोई न्यूज आ रही है तो उसको कैसे करेंसी पेयर्स पर अप्लाई करना है। बहरहाल इस ट्रेनिंग के बाद आप इजीली ट्रेड कर पाएंगे। खैर अब ये डिस्कस करते हैं कि हमारे इस कोर्स में क्या होगा। हमारा ये कोर्स 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पार्ट 1 में करेंसीज को लेकर, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ मनी, फॉरेक्स मार्केट एंड कोटेशन सिस्टम को देखेंगे। सेकंड पार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग का होगा, जिसमें हम पिप्स, लॉट्स, लेवरेज एंड शॉर्टिंग, ऑर्डर्स, ब्रोकर्स, प्लेटफॉर्म्स एंड चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स, टेक्निकल एनालिसिस जिसमें चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स, ट्रेंड्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स को देखेंगे, और लास्ट में फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे। पार्ट 3 में रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को समझेंगे, जिसमें अकाउंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, पोजीशन साइज को कैसे कैलकुलेट करना है, और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को देखेंगे, समझेंगे इनको। पार्ट 4 में ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्रेड करना, ट्रेड एनालिसिस करना एंड हिस्टोरिकल ट्रेड्स को देखेंगे, और फाइनली हम पार्ट 5 में ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो इस लेक्चर का कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। खैर विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपनी ट्रेनिंग का आगाज करते हैं। पार्ट 1 करेंसीज। आज के दौर में अगर हम फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज को ट्रेड करना चाहते हैं तो हमको हिस्ट्री ऑफ मनी या करेंसीज को जानना होगा। इस कुरा अर्ज पर सबसे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसमें मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के पास एक गाय होती थी और दूसरे शख्स के पास फल होते थे तो वो लोग आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। गाय वाले के पास फल चले जाते थे और फल वाले के पास गाय। ये था बार्टर सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम में मसले काफी ज्यादा थे, जैसा कि सबसे पहले तो आपको उस बंदे को ढूंढना पड़ता जिसके पास आपके काम की कोई चीज हो, मजीद उस बंदे को भी उस चीज की जरूरत हो जो कि आपके पास हो। फिर हो सकता है कि जो चीज आपस में एक्सचेंज होनी है वो भी सेम वैल्यूज की ना हो। अब ऑब्वियसली एक बंदे को बस 100 एप्पल्स की जरूरत है तो वो सारी गायें तो नहीं दे सकता ना। सो इस सिस्टम में काफी ज्यादा मसले थे। सो एक ऐसे सिस्टम की जरूरत महसूस हुई जो कि इन मसलों को खत्म कर सके। इसके बदले लोगों ने गोल्ड यानी सोने को यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि गोल्ड बहुत लिमिटेड अवेलेबल है, इसको इतनी आसानी से बनाया नहीं जा सकता और ये ड्यूरेबल भी है, मींस पायदार है, इसको जंग वगैरह नहीं लगता, वक्त गुजरने के साथ खराब नहीं होता। लेकिन इसके साथ भी मसले थे, जैसा कि गोल्ड के साथ मिक्सअप वाला सीन करके इसको बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि गोल्ड में कुछ सुनार कोई और मेटल एलिमेंट मिक्स कर देते हैं। इसके अलावा इसको ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल था। इसके अलावा जैसा कि हमारे पास 10 रुपए का नोट है, 100 रुपीज का नोट है, 500 रुपीज का नोट है एंड सो ऑन, इस तरह की वैल्यू सोने के साथ बनाना बहुत मुश्किल काम है। और फिर इसकी सप्लाई का भी इशू है, क्योंकि गोल्ड इतनी ज्यादा मिकदार में अवेलेबल नहीं है, सो इसको यूज करना भी मुश्किल काम था। इसी वजह से पेपर मनी का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया। लेकिन ये पेपर मनी स्टार्ट में IOU की तर्ज पर यूज होता था, मतलब IOU इतना गोल्ड, मैं आपका इतने सोने का कर्जदार हूँ। अब इस बात को समझे, स्टार्ट में बैंक की तरह के पॉइंट्स बनाए गए, दुकानें बनाई गई। अब एक बंदा सोने के कॉइन को लेकर उस बैंक में जाता, वहां कॉइन डिपॉजिट करता और बैंक उसके बदले IOU इशू करता, और वो बंदा IOU लेकर मार्केट में जाता, चीजें परचेज करता और दुकानदार को IOU दे देता। दुकानदार उस IOU को उसी बैंक में ले जाता और IOU के बदले कॉइन्स ले लेता। लेकिन मसला ये था कि बैंक ज्यादा थे और हर बैंक का IOU मुख्तलिफ था। मिसाल के तौर पर आप सिटी 1 में रहते हैं और वहाँ बैंक A से IOU लिया हुआ है, दूसरे दिन आपको सिटी 2 में जाना पड़ता है तो वहाँ बैंक B के IOU चलते हैं, तो आप बैंक A के IOU को दूसरी सिटी में यूज नहीं कर सकते थे। अगर कोई दूसरी सिटी का दुकानदार IOU ले भी लेता तो वो दुकानदार पहली सिटी के IOU को ज्यादा वैल्यू नहीं देता था, क्योंकि उस दुकानदार को पहली सिटी जाना पड़ेगा और फिर वहां से कॉइन्स लेने पड़ेंगे। सो आप देख सकते हैं कि इसमें भी मसला था। दूसरा मसला यह था कि मिसाल के तौर पर बैंक में 4 बंदों ने 4 गोल्ड कॉइन्स डिपॉजिट कराए और बैंक ने 4 में से 2 कॉइन्स को रिजर्व में रख दिया, ताकि अगर 4 में से 2 बंदे अपना कॉइन वापस लेने आ जाएं तो एटलीस्ट हमारे पास 2 कॉइन तो पड़े हो ना। और बाकी 2 कॉइन्स को लोगों को ऐसा लोन दे दिया इंटरेस्ट की बेस पर। इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद पर, क्योंकि बैंक ये सोच रहे थे कि 4 के 4 बंदे एक टाइम पर तो अपना कॉइन लेने नहीं आ जाएंगे, तो
क्यों ना दूसरों के कॉइन से कमाया जाए। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग और ये आज भी हो रहा है। खैर वक्त गुजरने के साथ ऐसा होना स्टार्ट हुआ कि सारे बंदे टाइमली अपने कॉइन्स वापस लेने या रिडीम करने पहुंच जाते। सो बैंक्स के लिए अपना बिजनेस करना मुश्किल होना स्टार्ट हो गया। इसी तरह फिर सेंट्रल बैंक्स वजूद में आए। पहला सेंट्रल बैंक इंग्लैंड में 1694 में बना। सेंट्रल बैंक ने आकर रूल्स को सेट किया, जैसा कि अब कोई न्यू बैंक ओपन नहीं होगा, पुराने बैंक्स को खत्म कर दिया जाएगा, पुराने बैंक्स ने जो IOUs इशू किए थे उनको रिमूव कर दिया जाएगा और अब न्यू IOU बस सेंट्रल बैंक ही इशू करेगा। अब हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक है और वही करेंसी को इशू करते हैं और इसी तरह मुल्क में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। बहरहाल सेंट्रल बैंक्स के जरिए करेंसी या मनी सप्लाई को हुकूमत ने किसी हद तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसमें मसला ये हुआ कि हर कंट्री ने एक्सेसिव अमाउंट में नोट्स छापने शुरू कर दिए, IOUs छापने शुरू कर दिए। इससे उन कंट्रीज को भी मसला हुआ जो कि आपस में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करती थी और मुल्क के अंदर भी मसला शुरू हो गया, क्योंकि इसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ जो कि गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं था। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए US यानी अमेरिका की गवर्नमेंट ने गोल्ड स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया। अब गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है इस बात को समझे। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब जो करेंसी है उसको गोल्ड के जरिए बैक किया जाएगा, जैसा कि 1000 रुपए के नोट से आप इतना गोल्ड ले सकते हैं, 10,000 रुपए से इतना और 20,000 रुपए से इतना। खैर उस वक्त अमेरिका ने कहा कि $20.67 के साथ आप 1 आउंस ऑफ गोल्ड ले सकते हैं। सो जिसके पास 1 आउंस ऑफ गोल्ड होता वो $20.67 गवर्नमेंट से ले सकता था और जिसके पास $20.67 होते वो गवर्नमेंट से 1 आउंस ऑफ गोल्ड ले सकता था। मतलब गोल्ड को डॉलर्स के साथ लिंक कर दिया गया, जिसका फायदा ये हुआ कि गवर्नमेंट और बैंक्स ज्यादा करेंसी नहीं छाप सकते थे क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड ने लिमिट लगा दी थी। सो उस वक्त करेंसी गोल्ड के बैकअप से चल रही थी, यानी उस टाइम अगर आप डॉलर्स को लेकर बैंक के पास जाते और कहते कि मुझे मेरा गोल्ड दे दो, तो उस डॉलर्स के बदले बैंक लायबल था कि आपको गोल्ड देगा और वो देते थे। ये सिस्टम उस वक्त तमाम कंट्रीज में अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद जब पहली जंग अजीम हुई 1914 में और फिर 1929 में दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, तो गवर्नमेंट्स ने ज्यादा मिकदार में करेंसी नोट्स छापने शुरू कर दिए ताकि लोग जंग के बाद के हालात और इकोनॉमिक डिप्रेशन का मुकाबला कर सकें। लेकिन मसला ये हुआ कि जो नोट्स छापे गए थे, एक्सेसिव मिकदार में छापे गए थे, उसकी बैक पर गोल्ड रिजर्व मौजूद नहीं थे, जो कि गवर्नमेंट्स के लिए बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आया, जिसको हल करने के लिए गवर्नमेंट्स ने फिएट करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। फिएट करेंसी ऐसी करेंसी को कहते हैं जिसको आप बस गवर्नमेंट के ऑर्डर पर यूज करते हैं। इस फिएट करेंसी के बैक पर कोई गोल्ड नहीं होता, बस गवर्नमेंट कहती है कि इसको यूज करो तो हम चुप करके यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस चीज ने कंट्रीज को ओपन हैंड दे दिया कि वो जितनी चाहे करेंसीज छाप सकते हैं, गोल्ड तो बैक में है नहीं तो बस छापते जाओ। खैर इस प्रॉब्लम की वजह से इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में मसला शुरू हो गया, जिसको टैकल करने के लिए 44 कंट्रीज के दरमियान में ब्रिटन वुड एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के मुताबिक कोई कंट्री भी करेंसी के बैकअप पर गोल्ड नहीं रखेगी, बल्कि गोल्ड की जगह US डॉलर्स रखे जाएंगे, क्योंकि उस टाइम US के पास बहुत ज्यादा गोल्ड मौजूद था। आप कह सकते हैं कि इस कुराए अर्ज का हाफ गोल्ड उस टाइम अमेरिका के पास था। सो अमेरिका अपने डॉलर्स की बैक पर गोल्ड रखेगा और बाकी कंट्रीज गोल्ड की जगह US डॉलर्स रखेंगी। सो बाकी कंट्रीज की करेंसीज डॉलर से लिंक हो गई और डॉलर्स गोल्ड से। इसी के साथ IMF और वर्ल्ड बैंक भी बन गए ताकि डॉलर्स एंड करेंसीज की रेगुलेशंस को मॉनिटर किया जा सके। लेकिन ये एग्रीमेंट भी ज्यादा ना चल सका। 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन टीवी पर आया और कहा कि हम किसी एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करने वाले और जिसने अपने पास डॉलर्स रखे हुए हैं उनको हम गोल्ड नहीं देंगे, हम ये नहीं करने वाले, क्योंकि अमेरिका के पास इतना गोल्ड नहीं था कि वो उन कंट्रीज को दे सकता जिन्होंने डॉलर्स को अपने पास होल्ड किया हुआ था। जबकि एग्रीमेंट में तो ये था कि किसी को गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है, बस अमेरिका गोल्ड होल्ड करेगा और जो कंट्री अमेरिका से डॉलर्स के बदले गोल्ड लेना चाहे ले सकती है। लेकिन अमेरिका ने करेंसी नोट्स इतने छाप लिए कि गोल्ड रिजर्व इतने मौजूद नहीं थे। सो मार्केट में डॉलर इतना ज्यादा हो गया कि फ्लोट करने लगा, बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि फ्री फ्लोट करने लगा। और आज तक यही हो रहा है, यानी पैसे की बैक पर कोई गोल्ड नहीं और पैसा फ्लोट कर रहा है। गोल्ड स्टैंडर्ड दौर में हर नोट की बैक पर गोल्ड था और आज हर नोट फ्लोट कर रहा है, बैक पर कोई गोल्ड नहीं है। और हम हर नोट को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा हुआ है। सो हर मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ फ्लक्चुएट कर रही होती है और इसी फ्लक्चुएशन को यूज करके आप ट्रेडिंग सीखेंगे। आज की मनी, आज के पैसे के साथ
सबसे बड़ा मसला ये है कभी भी ये खत्म हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट कभी भी इस फ्लोटिंग मनी के साथ कुछ भी कर सकती है। अभी हमें सही से मालूम नहीं कि फ्यूचर में करेंसीज के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज भी मार्केट में है। फ्लोटिंग मनी का फ्यूचर भी ऊपर नीचे हो रहा है, लिहाजा हमें जो भी करना है सोच समझ कर करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सिचुएशन को मोनेटाइज किया जा सकता है, जो कि हम करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर आप अमेरिका में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, सो आप वहां रुपीज तो यूज कर नहीं सकते, तो आपने अपने रुपीज को किसी करेंसी एक्सचेंज वाली जगह या एयरपोर्ट पर यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करवाना है। अब मिसाल के तौर पर $1 300 रुपए का है और आपको $100 चाहिए, तो आपको $100 30,000 रुपए में मिलेंगे। ये $100 लेकर आप अमेरिका चले गए, वहाँ एक हफ्ता रहे, वहाँ एक हफ्ता छुट्टी मनाई, मजे किए, लेकिन आपका कोई खर्च नहीं हुआ, क्योंकि आपके दोस्तों ने आपकी हेल्प की और आपके दोस्तों ने आपका खर्चा किया। एक हफ्ते बाद जब आप वापस लौटे, तो अब आपने उन $100 को वापस रुपए में कन्वर्ट करवाना है। लेकिन ट्विस्ट ये आया कि अब डॉलर का रेट कम हो चुका था, अब आपको $1 के बदले बस 260 रुपए मिलेंगे। ये आपको करेंसी एक्सचेंज वाले बंदे ने बताया। सो अब जब आप कन्वर्ट कराएंगे तो 30,000 रुपीज के साथ अगर 260 रुपीज का रेट लगेगा तो कितने डॉलर्स आपको मिलेंगे? 30,000 डिवाइडेड बाई 260 इज इक्वल टू $115, यानी $15 का प्रॉफिट। सो अब जब आप वापस आए तो आपको $100 की बजाय $115 मिलेंगे, या दूसरे अल्फाज में आपकी वापसी पर डॉलर रेट 260 रुपीज पर जाने की वजह से आपके पास $115 के रुपए वापस लेने की पावर है। सो यहाँ पर एक बात आपने हमेशा दिमाग में रखनी है, जब भी डॉलर के मुकाबले में कोई दूसरी करेंसी कम होती है तो उस करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, जैसे कि हमारी इस मिसाल में आपने देखा। मजीद इसको कंपेयर कर लेते हैं। $1 रेट इज इक्वल टू 300 रुपीज, तो 30,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू $100। जबकि अगर $1 इज इक्वल टू 260 रुपीज, तो 30,000 रुपीज में $115 मिलेंगे। इसके अपोजिट में सारा काम उल्टा हो जाएगा। अगर 300 रुपीज पर डॉलर की बजाय 325 रुपीज हो जाएं, तो 30,000 रुपीज के सिर्फ $92 मिलेंगे। मीनिंग अगर रुपी का रेट $1 के लिए ज्यादा होता जाएगा तो रुपी अपनी वैल्यू कम करता जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, दोबारा इस बात को सुने, समझें और फिर यहाँ पर आए। ठीक है, खैर इसी रेट फ्लक्चुएशन से कमाया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि क्या आपको छुट्टियां मनाने के लिए यूरोप जाना पड़ेगा या अमेरिका जाना पड़ेगा तब आप अर्निंग करेंगे? तो जवाब है नहीं, अब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं एंड सेकंड्स में कर सकते हैं। सो हम भी एक्सचेंज रेट्स की स्पेकुलेशंस के जरिए मनी जनरेट करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर का मतलब है एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट कोट करना, जैसा कि यूरो USD। इसमें जो पहली करेंसी होती है, यानी हमारी मिसाल के मुताबिक यूरो, ये बेस करेंसी है और USD डॉलर कोट करेंसी है। ठीक है, ये जो पेयर हम देख रहे हैं ना, इसको ऐसे पढ़ना है, 1 यूरो हमको कितने USD डॉलर्स दे सकता है, ये इसका ये मतलब होता है। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है कि हर करेंसी का एक कोड होता है, जैसे कि डॉलर का USD है, पाकिस्तान का PKR है, वगैरह वगैरह। खैर यहाँ पर करेंसी पेयर्स की एक और मिसाल को देखते हैं, जैसा कि USD CAD इज इक्वल टू 1.35। इसमें बेस करेंसी USD की है, कोड करेंसी CAD है। इसका मतलब ये है कि 1 USD डॉलर कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर 1.35 कनेडियन डॉलर्स। एक USD डॉलर हमको 1.35 कनेडियन डॉलर दे सकता है। खैर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सो सारी करेंसीज बराबर नहीं होती, मतलब तमाम करेंसीज इक्वली ट्रेड नहीं होती, कुछ ज्यादा होती हैं, कुछ कम होती हैं। जैसा कि सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी USD डॉलर है, उसके बाद यूरो सबसे ज्यादा ट्रेड होती है और उसके बाद बाकी आती हैं। अब जो करेंसी सबसे ज्यादा ट्रेड होती हैं उनको मेजर करेंसीज कहते हैं। ये लिस्ट है मेजर करेंसीज की, USD, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक। इन मेजर करेंसीज के ये मेजर करेंसी पेयर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं। पाउंड स्टर्लिंग टू USD, USD टू CAD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू USD, USD टू स्विस फ्रैंक, USD टू जापानीज येन, यूरो टू USD, न्यूजीलैंड डॉलर टू USD। यही हैं जो मेजरली ट्रेड हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर USD पहले क्यों आ रहा है और यहाँ पर बाद में क्यों आ रहा है, यहाँ पर यूरो क्यों पहले आ रहा है और पाउंड स्टर्लिंग क्यों पहले आ रहा है। तो कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, जिसके मुताबिक अगर किसी पेयर में यूरो होगा तो यूरो पहले आएगा,
अगर पाउंड स्टर्लिंग होगा तो वो पहले आएगा। सो ये एक लिस्ट है जो कि इस ऑर्डर से फॉलो होती है। सो आप इसको बेसिक प्रिंसिपल कह सकते हैं कि इस वजह से यूएसडी पेयर्स में लिस्ट के हिसाब से ही आ रहा है। इसके अलावा माइनर करेंसीज भी होती हैं। क्रॉस पेयर का मतलब होता है कि एक ऐसा पेयर जो कि यूएसडी इंक्लूड नहीं करता, यानी उस पेयर में यूएसडी नहीं होता। मिसाल के तौर पर कैड टू जापानीज येन, इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि इसमें यूएसडी नहीं आया। सो ये क्रॉस पेयर है। ये फर्क आप खुद देख लें कि मेजर करेंसीज पेयर्स में सबके साथ यूएसडी मौजूद है, जबकि माइनर करेंसी पेयर्स जिन्होंने यूएसडी को इंक्लूड नहीं किया वो क्रॉस पेयर्स हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। खैर यहाँ पर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक्सनेस ट्रेडिंग ऐप का लिंक होगा, उसको डाउनलोड कर लें और अकाउंट क्रिएट कर लें, क्योंकि हमने इसी को आगे यूज करना है। इसको यूज कैसे करना है, डेमो अकाउंट कैसे यूज करना है, आने वाली क्लासेस में सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसे डाउनलोड करके अकाउंट जरूर क्रिएट कर लें और इसके बाद इन क्लासेस के नोट्स भी बनाते जाएं, ताकि आपके लिए नॉलेज को एब्जॉर्ब करना आसान होता जाए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, आपको आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खुदा हाफिज।